अब इन फेजों की तरफ आते हैं, मिटा देती हूँ ना। जो तुम्हारी बुक है ना एनसीईआरटी की बुक में ये जो रीजन लिखे हैं वो डिवीजन से पहले नहीं लिखे हैं। रीजन लिखे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, वहां पर लिखेंगे साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से सेल डिवाइड करती है करके, ठीक है, पीछे लिखा है, तो आगे नहीं मिलेगा तुमको, पीछे पर मिलेगा उस सिग्निफिकेंस वाले टॉपिक के अंदर। अब आते हैं हर फेज में क्या क्या काम हो रहा है उसके ऊपर पे, ठीक है। अच्छा, ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन एक काफी बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, तुम क्लास 12th में पढ़ोगे इसको, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आज डीएनए का मूड हुआ कि चलो हम 1 से 2 हो जाएं और वो 1 से 2 हो जाएं, ऐसा नहीं होता। हाँ, राइबोजाइम वाला भी है उसमें, लेकिन ये वो वाला है कि डीएनए पॉलीमरेज होता है, हेलिकेज होता है, एसएसबी प्रोटीन होती हैं, टोपोआइसोमेरेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अब अगर मुझे कल कुछ काम कर रहा है, मुझे कल कुछ काम दिखाना है मान लो, तो वो काम मुझे आज करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी कहाँ होगी, इससे पहले किसके बाद, इससे पहले होनी चाहिए। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड हमें जितना भी मटेरियल चाहिए उस सारे मटेरियल की सिंथेसिस कहाँ होगी, G1 में होगी। इसी को चेक करता है कि हो गई नहीं होगी सारी तैयारी, हो गई तो आगे जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा आगे, क्योंकि फिर बाद में काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले तो जीवन में क्या होता है, सबसे पहले जीवन में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यानी कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है, खूब सारा बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो भी चीजें हमें जरूरी हैं उन सभी चीजों को बनाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। जैसे मुझे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल में, तुम लोगों को पता है ना क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, कैसे बनते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस को मिला के बनते हैं। तो पहले उनका नंबर बढ़ाएगा, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस का नंबर बढ़वाया जाएगा। सेल के अंदर ऐसा तो नहीं फैक्ट्री है निकालते जाओ काम लगाते जाओ, पहले उनको बनाएगा, फिर उनको जोड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, वो सब रखे रहेगा कि हाँ रेप्लिकेशन होगा तो काम आएगा करके। ये सारी तैयारी यही होनी है, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सब यही बनने हैं, जितने भी प्रोटीन्स चाहिए वो सब यही बनने हैं। तो जितना भी मैक्सिमम ग्रोथ वाला जो टाइम है वो जीवन में है, सबसे लंबा पीरियड इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी ने करना पड़ता है, सबसे लंबा होता है। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल है ये, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने होते हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है सेल। अब मैंने बोला सेल ने अपने सारे ऑर्गेनेल को डबल करना है, तो डबल करना भी तो यहीं से शुरू होगा ना। अब हमारे पास में जितना भी पार्ट है हमारे सेल के अंदर, जितनी भी चीजें हमारे सेल के अंदर, सबको बढ़ाना है। उसमें से ज्यादा चीजें तो सिंपल ही हैं, कुछ बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी क्या एक है कि तो है, बना देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का सिस्टम भी तो बना देगा, है कि नहीं है। बाकी चीजें तो बहुत छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी सी कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपलर सब चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में प्लास्टिड, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर अपना ही डीएनए होना है। ये तो डिपेंड भी नहीं करते न्यूक्लियस पर कि तू बोलेगा तो मैं रेप्लिकेट करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, खुद ही कर देते हैं अपने आप को डिवाइड। बाकी सबको तो न्यूक्लियस सिग्नल देगा कि अब भैया हमने सेल का डिवीजन करवाना है तो तुम अपना नंबर बढ़वाओ। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा अच्छा मेरी जरूरत पड़ रही है शायद 1 से 2, फिर बोलेगा और जरूरत पड़ रही है 2 से 4। और क्या होगा, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होगा। ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा। जितने भी सिंपलर ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे के सारे यहीं डुप्लीकेट कर जाएंगे, उनको ज्यादा समय नहीं लगता डुप्लीकेट करने में। सीधे साधे तो एक छोटा सा थैला, उसके अंदर कुछ एंजाइम डालने हैं, बन जाएगा लाइसोसोम। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको डुप्लीकेट करना है हमने, बहुत सारा एंजाइम और प्रोटीन बनवाना है। सेल के ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारे
एंजाइम और प्रोटीन्स की जरूरत है, उन सबको भी बनवाना है। जो भी आरएनए वारएनए बनवाना है आगे के लिए वो सब भी यहाँ पे बन जाएगा। सेल के साइटोप्लाज्म को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि सेल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो सके, तो वो भी हमने करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पर होंगी, हमारे G1 फेज पर। और डीएनए रेप्लिकेशन की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी की जाएंगी। डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स इतना कुछ होगा, तभी तो इतना बड़ा फेज है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में एक चेक पॉइंट आएगा, CDK साइक्लिन चेक पॉइंट कहते हैं हम इनको। ठीक है, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। CDK एंड साइक्लिन एंड CDK, जो भी बोलो तुम चाहे, अपनी मर्जी है। उसका चेक पॉइंट आएगा, वो चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। जब उसको लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है तो फिर बोलेगा ठीक है आप आगे बढ़ो। फिर कौन आएगा, हमारा S फेज। और S फेज में क्या होगा, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ और क्या क्या होगा, देखो डीएनए को रेप्लिकेशन के बाद कॉइल करने की भी जरूरत पड़ेगी। कॉइल किसके चारों तरफ होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनवाए जाएंगे ताकि जो डीएनए नया नया बना है वो कॉइल हो सके, क्योंकि अगर डीएनए का लंबा धागा ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो उलझ जाएगा। हमें उसको थोड़ा बहुत कॉइल करके तो रखना पड़ता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में तो रखना पड़ता है कम से कम, है ना। डीएनए का थ्रेड नहीं छोड़ सकते हम ऐसे ही, तो उसको क्रोमेटिन के फॉर्म में रखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कौन लाने पड़ेंगे, हिस्टोन। डीएनए बनते रहेगा, वो कॉइल होते रहेगा, एक साइड से कॉइल हो रहा है, एक साइड से बनते बनते कॉइल होता जाएगा। एक साइड से नहीं होता। हमारा जो ह्यूमंस का डीएनए है ना, ह्यूमंस का डीएनए मल्टीपल साइड से एक साथ रेप्लिकेट करता है। हमारे पास ना मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ऐसी जगह जहां पर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है। हमारे पास में हमारा इतना लंबा, हमारा डीएनए बहुत लंबा है बेटा, बहुत ज्यादा लंबा है। 10 की पावर 9 बेस पेयर में जाती है उसकी यूनिट, इतना लंबा है। वो तो 3 × 10 की पावर 9 होता है हैप्लॉइड में, 6 × 10 की पावर 9 होता है डिप्लॉइड में। एक सेल में, हाँ हमारी हर सेल में 6 × 10 की पावर 9 है। रेप्लिकेशन होगा तो साथ साथ डीएनए का स्ट्रैंड भी बनेगा, और जहां जहां डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा वहां वहां हिस्टोन के चारों तरफ वो क्या होता जाएगा, जैसे डीएनए का स्ट्रैंड अलग हुआ, दोनों स्ट्रैंड बन गए और वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल हो जाएंगे। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इजी है। अब देखो हमने एक काम करना है, वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक चीज की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या करता है सेंट्रियोल, दोनों अपोजिट पोल्स पर जाता है और स्पिंडल फाइबर्स बनवाता है। याद है सेंट्रियोल हमने सेल में पढ़ रखा था, ऐसे होता है, जो एक ऐसा होता है और एक इसके परपेंडिकुलर होता है, और इसमें ऐसा स्टार शेप का शेप बनता था। याद है, नहीं है? आई थी नहीं आई थी लड़की तू? मैंने देखा है, पढ़ा है। हाँ, एक ऐसा था, फिर ऐसे 3 थे, फिर ऐसा था, फिर 3 थे, और ये ऐसे जुड़ता था, ऐसा शेप बनता था ना स्टार टाइप का। हाँ वही है सेंट्रियोल। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है ये। कोई नहीं आई थी छोड़ो, नहीं आई थी, हमने अगले दिन दिखाया था इसको, तूने तो छोड़ दिया करके। ये ऐसे सेंट्रियोल होते हैं हमारे सेल के पास में। अब वैसे तो एक ही सेंट्रियोल है। अब अगर मेरे को चाहिए कि मैं रेप्लिकेट करूं तो मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को एक सेल के पास में 2 सेंट्रियोल चाहिए। इसके सेल के पास में 1 सेंट्रियोल है। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, सेंट्रियोल कितने हो, 2 हो। क्यों? क्योंकि एक इस पोल में चाहिए मुझे और दूसरा इस पोल में चाहिए, तभी तो ये दोनों आपस में से करके स्पिंडल फाइबर जोड़ पाएंगे ना। तो पहले मैं क्या करूंगी, सेंट्रियोल को भी डबल करूंगी। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यहीं पर होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ताकि बाद में जाकर के क्या हो जाए, हमको इसका काम पड़े, जरूरत पड़े तो हम इसको काम में ले आए। ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमारा एस सिंथेसिस फेज का काम हो गया। बहुत बड़ा काम कर रहा है यार, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है। तो इसके साथ साथ ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करे जा रहे हैं क्योंकि वो तो कंटिन्यू चल रहा है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो ही रही है क्योंकि वो कंटिन्यू होते रहती है। ठीक है,
कुछ बहुत जो एंजाइम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आगे जाकर के होगी वो इसमें थोड़ा थोड़ा बनेगा, लेकिन एस फेज में एंजाइम प्रोटीन का बनना उतना नहीं होता है। तो मेजरली हाँ, मेजरली ये 3 काम साथ में ऑर्गेनल डुप्लीकेशन और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो चल ही रही है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये काम कहाँ होगा? एस फेज में। कम चीजें हैं मगर सारी चीजें हैवी वाली है, हैवी लोड है इसके पास में, ठीक। इसके बाद आता है हमारा जी फेज। जी फेज में क्या होगा? जो जो कमी रह गई है वो सब पूरी की जाएगी। जो ऑर्गेनल डुप्लीकेट नहीं हो पाया अभी तक वो डुप्लीकेट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट और इंक्रीज किया जाएगा, बाकी जो भी काम जरूरी है, मतलब जो भी चीजें चाहिए अब और वो सब G2 में बन जाएंगी। सेम टू सेम काम होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, एंजाइम प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, सब कुछ। डीएनए रेप्लिकेशन का तो रिक्वायरमेंट है नहीं अभी। हम सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, उनका सिंथेसिस होगा यहाँ पर चलेगा। इतनी कहानी। इंटरफेस कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। सेल में एक बार ये इस पर देख लेते हैं एक बार। एडिशनल कोई काम नहीं होगा। नहीं, वही वाले काम हो रहे हैं जो डिवीजन के लिए हमें चाहिए आगे, वही सारे काम G2 में कंप्लीट किए जाएंगे। G2 का काम खत्म हो गया है, ठीक है। इसके साथ में आप कुछ छोटी सी नई चीज तुम लोगों ने पढ़नी है, वो है क्रोमेटिन कंटेंट। क्या है? क्रोमेटिन कंटेंट एंड सेल प्लॉइडी। क्रोमेटिन कंटेंट एंड सेल प्लॉइडी। अब यहां पर पे हमारे पास में एक सेल है, जीवन वाली सेल है। ये जीवन वाली सेल में मुझे बताओ, ये हमारे पास अभी हम मान के चलते हैं कि ये हमारी डिप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। और ह्यूमन की सेल मान करके चलते हैं, तो मुझे बताओ ह्यूमन की सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर या फिर 46, दोनों ठीक है। 23 पेयर बोलो वो भी ठीक है और 46 भी ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऐसे करके 1 2 3 करके कितने 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 हैं? 23। सेम टू सेम इसका एक और पेयर है 1 2 3, कितने हैं टोटल? 23। इनको हम पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक हमारे मदर से आया है और ये एक हमारे फादर से आया है, दोनों सेम। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक कॉपी, तुम्हारे पास में एक कॉपी, टोटल मिला के कितनी कॉपी हैं? 2। लेकिन दोनों में काम तो सेम ही लिखा है, तो सेम ही है मैंने, तो काम दोनों के अंदर कंटेंट दोनों सेम है, बस तेरी राइटिंग अलग है, तेरी राइटिंग अलग है। समझ रहे हो? डीएनए दोनों एक ही काम कर रहे हैं, क्रोमोसोम दोनों एक ही जैसे हैं, क्रोमोसोम दोनों काम भी एक ही करेंगे, बस वैरायटी लेके आएंगे। कोई पेयर है वो सेम काम करेंगे। हाँ, सेम काम करेंगे, होंगे सेम, सब कुछ सेम होगा इनके पास में। मान लो अगर इसके पास में हमारा हेयर कलर का जीन है तो इसके पास भी हेयर कलर का ही जीन है, इसीलिए हम 23 पेयर बोलते हैं। 23 पेयर हम इसलिए नहीं करे ताकि 46 बोलने की मेहनत कम करनी पड़े। मेहनत ज्यादा जो हो गई, 23 पेयर इक्वल टू 46 कहना पड़ता है। 23 पेयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच में 23 पेयर हैं। ये दोनों के पास में एक ही जैसा जीन है, सेम टू सेम। नंबर 2 के पास में भी एक ही जैसे जीन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर में है। नंबर 3 के पास में भी एक जैसे जीन है, शेप वेप सब सेम है इनका। मान लो नंबर 1 का एक का मदर वाले का ऐसा शेप है तो फादर वाले का भी ऐसा ही शेप है। नंबर 2 में मदर वाले का शेप ऐसा है तो फादर वाले का शेप भी ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सेम है, इसलिए पेयर बोलते हैं हम। बस इसके अंदर वैरायटी प्रेजेंट हो सकती है, हाँ, जरूरी नहीं हर जीन की वैरायटी हो सकता है मदर की आइज भी ब्राउन हो, फादर की आइज भी ब्राउन हो, बच्चों की भी ब्राउन ही होंगी। जरूरी नहीं कि वैरायटी हो, मगर होती हैं वैरायटीज। सिंपल है, चलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको पेयर बोलते हैं। और जो ये पेयर होते हैं इनको खाली पेयर नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर मतलब एक ही जैसे 2 क्रोमोसोम। एक ही जैसे कहने का मतलब उसमें से एक मदर से आया होगा और एक फादर से आया होगा। समझ गए? एक ये 23 का सेट मदर से आया है, एक 23 का सेट फादर से आया, तो टोटल सेट कितने हो गए? 2। इसलिए बोलते हैं 2n। 2n मतलब 2 सेट, n मतलब सेट, तभी तो हम n की जगह 23 रखते हैं ना। एक सेट में कितने हैं? 23। दो सेट में भी कितने हैं? 23। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? 2n बोल दिया। इतनी बात समझ में आती है? अब हमारा क्या हो रहा है? ये होमोलोगस पेयर होता है, ये सेट होता है, इतना समझ लो पहले, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में क्रोमोसोम कितने हैं? 2n है। 2n मतलब हमारे पास में 2 सेट है। होमोलोगस वाले की जरूरत तुम्हें पड़ेगी मियोसिस में, तो याद अभी से रखे रहो ताकि वहां पर मुझे दोबारा ना बताना पड़े। इस बात को याद रखे रहोगे? चलेगा। हमारे पास क्रोमोसोम का सेट कितने हैं? 2, तो हमने क्या बोल दिया इसको? 2n। अच्छा, मैंने तुम लोगों को जब क्रोमोसोम्स पढ़ाए थे, न्यूक्लियस जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारा जो सेल होता है उसमें हमेशा डीएनए ऐसा होता है, एक बताया था।
हमारे सेल में नॉर्मली डीएनए कैसा होता है? एक। ऐसा फूल वाला डीएनए नहीं होता हमारे पास में, होता है क्या? नॉर्मली ऐसा ऐसा देखा है तुमने डीएनए? कौन सा वाला क्रोमोसोम देखा है, ये वाला कि ये वाला? न्यूक्लियस पढ़ते समय नहीं थी तू? मैं नहीं थी, मैंने बस वो हेलिक्स ही देखा, वो बनाया, उससे आगे गायब हो गई थी। हाँ 2 पेज छोड़ गए, 2 पेज छोड़ के वो भी उनको भरना भी मत आओ। बेवकूफ लड़की। ये कॉपी कहाँ ला रही है? एक बोलो मैं इसमें नहीं आई थी, दूसरा बोलो मैं इसमें नहीं आई थी। अभी पता चला। चलो अभी बता देती हूँ मैं तुम लोगों को कि नॉर्मली हमारे पास ऐसा होता है क्रोमोसोम, ठीक है? क्योंकि हमारे पास में नॉर्मली क्या है? एक डीएनए है। एक डीएनए कंडेंस होगा तो एक ही क्रोमेटिन तो बनेगा। ये फूल तो हमारा दिखाने का तरीका है, होता कैसा है? एक ऐसा क्रोमेटिन होता है, ये एक क्रोमेटिन, एक डीएनए से एक ही क्रोमेटिन तो बनेगा। एक क्रोमोसोम मतलब एक डीएनए, दूसरा क्रोमोसोम मतलब उसी डीएनए का अगला हिस्सा, तीसरा क्रोमोसोम मतलब उसी डीएनए का अगला हिस्सा। वो जुड़े नहीं होते एक दूसरे के साथ में। ऐसे 23 लंबे लंबे तागे फैले हुए हैं हमारे डीएनए में। इसको ऐसे समझो, तुम ये समझते हो कि हमारा जो सेल है उसका पूरा डीएनए एक लंबा तागा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास इस लंबे तागे के 23 टुकड़े हैं, तभी तो 23 क्रोमोसोम है कह रहे हैं हम। नहीं तो क्रोमोसोम एक के पीछे एक नहीं चिपका होता, एक के पीछे एक चिपका होता है क्या क्रोमोसोम? सोचो तो, समझ रहे हो बात को? हमारे पास में एक बहुत लंबा डीएनए नहीं, मैंने बोला भले ही 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, 6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, वो सबको मिला के कह रही हूँ मैं, जोड़ के, सबको जोड़ करके कि एक में कुछ होंगे, एक में कुछ होंगे, उन 23 को जोड़ करके टोटल 3 × 10⁹ है हैप्लॉइड में, ठीक है? एक डीएनए उतना बड़ा नहीं है, एक डीएनए इसके इन सभी के 23 हिस्से कर लो, कोई छोटा है कोई थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा कोई थोड़ा बड़ा है, कोई डीएनए थोड़ा छोटा कोई थोड़ा बड़ा है, किसी में ज्यादा जीन है किसी में कम जीन है। समझ में आ रही बात? हमारे पास में 23 तागे हैं ऐसे, अगर हैप्लॉइड है तो। अगर डिप्लॉइड है तो 46 तागे हैं, और वो तागे बाद में कंडेंस होके क्या बनेंगे? क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है? अब एक कंडीशन ये है कि अभी तो मेरे पास में 23 तागे ऐसे डीएनए के, ये एक हो गया, ये इसका भाई हो गया, ये इसका पेयर हो गया, ये मदर से फादर से, ठीक है? अब मैंने क्या किया? डीएनए रेप्लिकेट किया। डीएनए रेप्लिकेट करूंगी तो एक डीएनए से कितने डीएनए हो जाएंगे? 2। तो एक क्रोमेटिन से कितने क्रोमेटिन हो जाएंगे? 2। दूसरा क्रोमेटिन आएगा लेकिन अलग नहीं होगा, बोलेगा मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तूने मुझे बनाया, तभी एक्स जैसा दिखता है। तभी एक्स जैसा दिखता है। ये बाद में बनता है, नॉर्मल सेल में तो ये होता है, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट कर लेगा तो कैसा हो जाएगा? ऐसा एक्स जैसा। अभी एक्स नहीं हो रहा तो के जैसा हो जा रहा है। समझ में आ रही कहानी? तो हमारे पास में एक नॉर्मल सेल है, डिप्लॉइड सेल, इसके पास में हमारा जो डीएनए वो कैसा है? अभी सिंगल डीएनए है, जीवन वाला डीएनए। जीवन में रेप्लिकेशन हो गया है क्या? जीवन में रेप्लिकेशन हुआ है? जीवन में रेप्लिकेशन हुआ है? नहीं हुआ, रेप्लिकेशन बाद में होगा अभी इसके, ठीक है? जीएनए में जीवन में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तो एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिन? एक क्रोमेटिन। एक क्रोमोसोम में एक ही डंडा तो है, एक डंडा मतलब एक क्रोमेटिन। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे अभी। इतना तो समझ में आता है, हमारे पास 23 डीएनए है, इतना समझ में आता है? क्या है? 23 सेगमेंट हैं, n वाले में 23, 2n वाले में 46। तो मेरे पास में शुरू में एक डीएनए का एक कॉपी है, क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं किया है मैंने अभी, तो ऐसे मेरे पास 23 हैं। हमारे सेल में ना 4 दिए हैं, हमारा जो बुक है उसमें 4 वाला दिया है, देखो सब कुछ 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, ठीक है? तो हम भी 4 वाला ही पढ़ेंगे। एक, ये इसका भाई, 2 बगल में बना देती हूँ, चलो, ये इसका भाई नंबर 2, ये दूसरे पेरेंट से आया होगा, ये है एक होमोलोगस पेयर, ठीक है? और ये हो गया हमारा 2 होमोलोगस पेयर। मैं यहाँ पर तो हम ह्यूमन का रहे हैं, मगर सिर्फ यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं ये मान लेती हूँ कि इस सेल के डीएनए में 4 ही क्रोमोसोम है, चलेगा? तुम इसको 23 पेयर मानना, 46 मानना। मैं अभी के लिए क्या मान रही हूँ, कितने हैं? सिर्फ 4 हैं।
4 में 2 एक पेयर वाला है और एक ये वाला पेयर है। इसमें से एक मदर का आया, एक फादर का आया, एक मदर का आया, एक फादर का आया। तो अगर एक मदर का एक फादर का है यानी कि 2 सेट है, 2 सेट है यानी कि इसकी प्लॉइडी क्या है 2, यानी कि कैसा है डिप्लॉइड। इतना ठीक है, इतना चल रहा है। चलो दूसरी बात अब आती है कि ये एक है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिन है, कितना डंडा है, एक डंडा है। ये दूसरा क्रोमोसोम, इसमें कितना डंडा है, एक, इसमें भी एक डंडा और इसमें भी एक डंडा, यानी कि इसके हर एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिन है, यानी कि इसके पास में हम क्या बोल सकते हैं 2C है। एक पेयर में 2, एक पेयर में 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2C, 2 क्रोमेटिन कंटेंट एक क्रोमोसोम में। 2 क्रोमोसोम नहीं है सी का मतलब, हाँ सी का मतलब है 2 क्रोमेटिन, एक पेयर में 2 क्रोमेटिन, एक क्रोमोसोम में एक और एक पेयर में 2, एक पेयर में 2 कह रही हूं मैं, एक पेयर में, ये एक पेयर है ना होमोलोगस पेयर, हम अभी पेयर के हिसाब से चल रहे हैं तब हम पेयर में 2 कह रहे हैं। एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिन है अभी के लिए, रेप्लिकेशन नहीं हुआ है क्योंकि अब रेप्लिकेशन होगा तो ये वाला डीएनए अपनी जैसी एक कॉपी बनाएगा, बस उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये पहले से था, इसने अपनी एक और कॉपी बना दी, ठीक है। सेम टू सेम ये पहले से था, इसने अपनी एक और कॉपी बना दी। सेम काम रेड वाले ने भी किया, ये पहले से था, अपनी एक और कॉपी बना दी, और ये पहले से था, अपनी एक और कॉपी बना दी। अब मुझे बताओ क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम तो अभी भी उतने ही है ना, 1 2 3 4। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो 23 पेयर ही है, यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं तो क्रोमोसोम तो अभी भी 4 ही है, पहले भी 4 ही थे, अभी भी 4 ही हैं। अगर ये यहाँ से अलग हो जाता तो बनता 2 क्रोमोसोम, लेकिन अभी भी एक ही है ना, ये सेंट्रोमेयर तो एक ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेल अभी भी क्या है, डिप्लॉइड ही है। ऐसा नहीं मान लेना कि 4 हो गए तो टेट्राप्लॉइड हो गई करके, अभी भी डिप्लॉइड ही है सेल, ठीक है। अब बताओ एक पेयर में कितने क्रोमेटिन हैं? एक पेयर में 1 2 3 4, एक पेयर में कितने क्रोमेटिन 4, यानी कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिन 2, तो एक पेयर में 4 क्रोमेटिन हो जाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 4C। क्रोमोसोम तो उतने ही हैं मगर क्रोमेटिन कंटेंट क्या हो गया है, डबल। किसकी वजह से? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। सिंपल है, तुम्हारी बुक में ये लिखा हुआ है, इसको समझना हल्का सा किसी किसी को टफ पड़ता है, एक बार पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए अपने जैसा बनाएगा, बस उसको छोड़ेगा नहीं। जैसे पहले से ये डीएनए है, इसने बोला बनाऊंगा तो मैं सही, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि कॉइल है एक दूसरे के, अभी कॉइल रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब डीएनए बन रहा है, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से एकदम अलग अलग हो जाते हैं, वो बनते हैं, स्टोन से लपेटते हैं और आपस में भी कॉइल हो जाते हैं। ये एक डीएनए है, मान लो ये डीएनए हमने पहले से बनाया था, जो नया डीएनए इसके साथ बना है, रेप्लिकेट होकर के जो डीएनए बना है वो ऐसे कॉइल्ड है इसके चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि ये दोनों डीएनए अलग अलग हुए, तो हमारे दिखाने का तरीका है कि ये ऐसे हैं कैसे? ये एक डीएनए ये है, ये डबल हेलिकल डीएनए है, एक ही लाइन से दिखा रही हूं मैं, और दूसरा डीएनए ये है। रेप्लिकेशन के बाद ऐसे होते हैं डीएनए, आपस में एकदम कॉइल्ड, लपेटे जैसे रहते हैं एक दूसरे को आपस में, ठीक है। बाद में ये अलग होते हैं, जब ये क्रोमोसोम में बदलते हैं तब ये अलग होते हैं, वरना ये ऐसे ही रहते हैं। तो हमने क्या बोलेंगे, एक अगर मैं इसको एक पूरा डीएनए मान लूं, तो एक डीएनए का जो हम थ्रेड देख रहे हैं उसमें 2 डीएनए एक्चुअल में 2 स्ट्रैंड है उसके, ये एक क्रोमोसोम बनेगा। एक क्रोमोसोम में कितने डंडे आएंगे? 2 डंडे आएंगे, क्योंकि 2 डीएनए हमारे पास में, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं इजी करने के लिए तुमको। क्रोमेटिन कंटेंट डबल हो गया, पहले 2C था, अब 4C हो गया। अगर हैप्लॉइड सेल मानेंगे हम तो पहले C होगा तो फिर 2C हो जाएगा हैप्लॉइड सेल में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं G2 में आती हूँ। G2 में भी क्या होगा बताओ? G1 में सेल है डिप्लॉइड और क्रोमेटिन कंटेंट कितना है 2C। S में क्या है? सेल डिप्लॉइड, लेकिन क्रोमेटिन कंटेंट बढ़ करके क्या हो जाएगा? 4C। क्या हो जाएगा कह रही हूं मैं, यहाँ पर तो अभी अंडर द प्रोसेस ही है, यहाँ आगे बढ़ेगा, अब यहाँ आकर के 4C बन जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है, 2C से 4C हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में कौन क्या होगा बताओ? सेल तो अभी भी 2N ही रहेगी, क्रोमेटिन कंटेंट कितना होगा? 4C। यहाँ बना हुआ है 4C आ गया है,
ये ऑन द प्रोसेस वाला काम है इसमें, क्योंकि ये डबल हो रहा है डीएनए। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब मुझे बताओ यहाँ क्या होगा। अब यहाँ आएंगे मियोसिस वाले फेज में आएंगे, वहां पर फिर बताओगे तुम कहाँ क्या होगा करके, क्योंकि पूछता है किस फेज में क्या होगा डीएनए कंटेंट और किस फेज में प्लॉइडी क्या होगी करके पूछता है तुमसे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई ना। इतना ही आई थिंक तुम्हारा इंटरफेज में। इसके अब एक थोड़ा G0 फेज बता देते हैं। इतना सब समझ में आ गया। सेल 1 से 2 हुआ, फिर आगे बढ़ा, डीएनए रेप्लिकेट करा, फिर आगे बढ़ा, फिर और सेल 1 से 2 हो गया, फिर आगे बढ़ा, डीएनए रेप्लिकेट करा, फिर आगे बढ़ा, 1 से 2 हो गया। दोनों गैप ही तो हैं, गैप 1 गैप 2 है ना। ये तो तब जब सेल ने बोलना हो कि मेरे को डिवाइड करना है। मान लो कोई सेल नहीं करना चाहता डिवाइड, उसका मन है कि अब मैं ना करूं डिवाइड, मैंने बहुत कर दी मेहनत, अब थोड़ा शांति से बैठा जाए, तो वो कहाँ से एग्जिट करेगी? जीवन से एग्जिट करेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि इस सेल का एम है कि ये अपने पेरेंट के बराबर हो जाए। जैसे ही ये पेरेंट के बराबर हो गई, वैसे ही ये कहेगी अब मेरा काम खत्म डिवाइड का। अगर ये यहां से आगे चली गई फिर तो इसने डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर ये जीवन से एस में एंटर कर गई फिर इसने डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसके पास कोई स्कोप नहीं है। ये 4C वाला डीएनए कंटेंट लेके नहीं रह सकता है, क्योंकि नॉर्मल सेल में क्या होता है 2C। अगर एस में चलेगा तो 4C हो जाएगा, ऐसा सेल नहीं जी सकता, गड़बड़ कर देगा। जो प्रोटीन हमें इतना चाहिए वो प्रोटीन इसका डबल बनेगा, क्योंकि डीएनए डबल हो गया है। जो एंजाइम हमें इतना चाहिए वो उसका डबल बनेगा। तुम्हें पता है हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज कम होगी तो भी दिक्कत है, कोई भी चीज ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कर सकते कि तू कम है तो दिक्कत करेगा लेकिन ज्यादा है तो चलता है। पैसा थोड़ी है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा है। ठीक है, बॉडी है हमारी, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी, और जैसे उसको लगेगा कि अब मैं अपने पेरेंट सेल के बराबर पहुंच गई हूं और मुझे आगे डिवाइड नहीं करना है, तो यहां से ये सेल साइकिल से एग्जिट ले लेगी, जीवन से क्या कर देगी, एग्जिट कर लेगी, और वापस तब डिवीजन के लिए वापस सेल साइकिल में आ जाएगी जब रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मेरी स्किन की सेल है, चोट नहीं लगी तो डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो अभी साइलेंट फेज में है, काम नहीं कर रही है, अभी स्टेबल फेज में, इनएक्टिव है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको लगेगा कि यहाँ पर कट पड़ गया है, अब मेरे को यहाँ घाव भरना पड़ेगा, तो ये वही सेल बोलेगी कि चलो अब दोबारा से डिवीजन करना शुरू करते हैं, हमारा काम वापस से आ गया है। तो ये जीवन से एग्जिट कर जाती है सेल, और जब ये जीवन से एग्जिट कर जाती है तो ये जिस फेज में जाती है उसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज मतलब क्वासेंट फेज। क्वासेंट मतलब शांत अवस्था। शांत किस हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से। मैं फिर से बोल रही हूँ, इनएक्टिव स्टेट चले जाती है, कह रहा है बुक। इनएक्टिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है तुम लोगों ने कि ये सेल अब कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ कर रही है, बस डिवीजन नहीं कर रही है। डिवीजन के लिए इनएक्टिव है, असलियत में इनएक्टिव नहीं है। प्रोटीन बनाना, एंजाइम बनाना, सब काम तो करेगी जो उसका काम है। जितना काम उस सेल को अलॉट किया गया है वो सारा काम तो करना ही पड़ेगा ना उसमें, वो काम तो करेगी, बस डिवीजन वाला काम नहीं करेगी। डिवीजन के लिए इनएक्टिव है। वैसे तो हाइपर एक्टिव, सिर्फ किसके लिए इनएक्टिव, डिवीजन के लिए इनएक्टिव। समझ रहे हो इस बात को। बुक में लिखा हुआ है, तुमको क्या लिखा हुआ है, These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle। सेल साइकिल के एक G0 फेज में चली जाती है, क्वासेंट स्टेज में चली जाती है, जहां पर वो इनएक्टिव रहती है। इनएक्टिव इन द सेंस ऑफ डिवीजन, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है मगर हाइपर एक्टिव नहीं है। हाइपर एक्टिव मत समझ लेना, नॉर्मल काम कर रही है। हाइपर एक्टिव कब होती, जब इस वाले लाइन में घूम रही होती, यहां तक हाइपर एक्टिव है। समझ रहे हो, चलेगा इतनी कहानी, समझ में आ जाएगी सारी की सारी। अच्छा, एक बार कभी कोई क्वेश्चन आया था 2019 में आई थिंक, उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था कि G0 इज अ एग्जिट ऑफ सेल साइकिल और अ पॉज ऑफ सेल साइकिल। मतलब एक ऑप्शन था एग्जिट, एक ऑप्शन था पॉज, और सब लोगों ने एग्जिट में टिक किया था क्योंकि बुक में एग्जिट लिखा है, और वहां एनटीए ने पॉज कर दिया। दोनों सही है, ज्यादा अच्छा है कि हम एग्जिट बोले यहाँ पर पे। सेल साइकिल से तो बाहर नहीं गई क्योंकि वापस आ सकती है तो ये टेम्पररी पॉज ही, लेकिन बुक ने एग्जिट लिख दिया है, G1 से एग्जिट लिख दिया है। तो अगर कभी एनटीए रेफरेंस लेगा तो किसका रेफरेंस लेगा,
एनसीईआरटी का रेफरेंस लेगा ना। मैं भले कितनी अच्छी बुक से पढ़ के आऊँ, मुझे पता है कि नहीं है एग्जिट, पॉज ले रहा है थोड़ी देर के लिए, बना तो अभी भी सेल साइकिल में है ना। सेल साइकिल की G0 फेज कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है सेल साइकिल की 0 फेज, लेकिन लिखा क्या है शब्द? एग्जिट, एग्जिट फ्रॉम जीवन। तो जब लिखेंगे तो एग्जिट फ्रॉम जीवन को टिक करेंगे। एनसीईआरटी में मगर क्या बोला गया है? जीवन से एग्जिट, क्योंकि वो जीवन को किस सेंस में ले रहा है? रेप्लिकेशन की तैयारी के सेंस में ले रहा है। तैयारी तो नहीं करेगा, इसलिए उसने कह दिया एग्जिट मानेंगे हम इसको। लेकिन हायर बुक्स, बहुत सारी ऐसी हायर बुक्स हैं जो पॉज मानती हैं, और बहुत सारी जगह पॉज को ही प्रेफरेंस दी जाती है। मगर तुम हो नीट वाले, नीट वालों के लिए कौन सी बुक चलती है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी क्या बोलती है? एग्जिट फ्रॉम जीवन। तो तुमने क्या मानना है? एग्जिट फ्रॉम जीवन। पॉज गलत नहीं है। अगर मान लो कहीं एग्जिट ना दिया हो किसी ऑप्शन में कभी, अब पॉज दिया हो तो पॉज को टिक करोगे। अब हम आते हैं एम फेज यानी कि डिवीजन फेज के ऊपर। डिवीजन फेज में हमारे पास में है 2 स्टेप्स, डिवीजन में होते हैं। ये एम फेज का मतलब यहाँ पर माइटोटिक फेज है, हाँ, मेटा फेज नहीं है। एम फेज में है तो बोल मत, शांत रहो। एम फेज में है 2 स्टेप्स, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस। एक स्टेप क्या है? कैरियोकाइनेसिस, दूसरा स्टेप क्या है? साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन या ब्रेकडाउन। ठीक है, तो सबसे पहले किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी कि किसका डिवीजन होता है? सेल का। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म को इंडिकेट करता है या सेल को? साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बटेगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। कहीं पे बोलता है सेल में होगा, कहीं पे बोलता है। अलग अलग पब्लिकेशन की बुक अलग अलग बोलती हैं, तुम्हें जो लेना तुम वो। सेल को भी साइटो बोलते हैं हम, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं हम, है ना। तो तुम्हें अगर साइटो लेना है तो साइटो लो, सेल लेना है तो सेल लो, मतलब साइटोप्लाज्म लेना है तो साइटोप्लाज्म लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। हो क्या रहा है? दोनों न्यूक्लियस अपना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म पकड़ रहे हैं, बीच में एक मेम्ब्रेन बनवा दे रहे हैं। ये हो रहा है, साइटोप्लाज्म बट रहा है, 2 हिस्सों में बट रहा है। ठीक है, इसलिए मैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन बोल रही हूँ। अभी प्लांट और एनिमल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, चलेगा। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास में 4 स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम यहां से शुरू करते हैं प्रोफेज से। कहां से शुरू करेंगे? प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ लाइनें लिख रही हूं, उन सब में तुमने एक में स्टार्ट लगाना है, एक में एंड लगाना है। ठीक है, ऑर्गेनेल, अब मेरे को समझ में आया डिसोशिएट बोला जाए कि डिसअपियर बोला जाए। डिसअपियर लिख लो, बुक में डिसअपियर ही लिखना है। नहीं करे तो ये नहीं करे। कब किए? पहले आपने कहा था करोगे, ये अब सब नहीं। कर लो दोबारा से। छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये बढ़िया है, हमारा एक एक सेल बचे हैं? एक एक सेल बचे भी ठीक ठीक है। क्रोमोसोम्स कंडेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल्स। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होगा देखना, हाँ, ये सब कुछ होगा स्टार्ट। हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेल्स डिसअपियर स्टार्ट होता है, ऑर्गेनेल्स स्टार्ट्स टू डिसअपियर, स्टार्ट होते हैं ऑर्गेनेल्स। अब कौन कौन से यहाँ पर भाई वो ध्यान रखना है तुमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और एक दो और मेम्ब्रेनस जो सिस्टम होते हैं वो, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो रह गए, जो बड़े बड़े साइटोस्केलेटन में जो हिस्सा दे रहे हैं, ज्यादा जगह घेर रहे हैं, वो सब डिसअपियर होंगे। अब इसको समझना तुम लोग, ठीक है। डिसअपियर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिसअपियर होने का ये मतलब है कि ये डिसअसेंबल हो रहे हैं, जुड़ करके ऑर्गेनेल बने हैं। हम क्या करेंगे? इन सबको अलग अलग कर देंगे, डिसअसेंबल कर देंगे।
छोटे छोटे टुकड़ों में साइटोप्लाज्म में घूमते रहेंगे। फिर जब इनकी जरूरत पड़ेगी वापस से इसको हम क्या कर देंगे, असेंबल कर देंगे। तो डिसअपियर और अपीयर का मतलब ये नहीं कि अभी टूट गया बाद में बन जाएगा, अभी अलग अलग हुआ है बाद में इकट्ठा हो जाएगा, इतना मतलब है इसका। ठीक है, तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। मैंने क्रोमोसोम कंडेंस होना बोला है, क्रोमेटिन कंडेंस होना नहीं बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, जो लंबे लंबे थ्रेड है ना इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अगर ये 1 मिलीमीटर भी कंडेंस हो गए तो क्रोमोसोम बोल देंगे हम उसको सीधे। अगर मान लो 100% में से 1% कंडेंस हुआ, 99% कंडेंस नहीं हुआ, तभी भी हम उसको क्रोमोसोम ही बोलेंगे। 100% होगा तो क्रोमेटिन कहेंगे, अगर 99.9% हो गया तो क्रोमोसोम कह देंगे हम उसको। समझ रहे हो? अगर हल्का सा शुरू भी हो जाता है ना कंडेंस होना तो क्रोमोसोम कह दिया जाता है फिर उसको। पूरे क्रोमेटिन को फिर हल्का सा, जैसे मान लो क्रोमेटिन इतना लंबा है, हल्का कंडेंस होकर इतना हुआ है, अब इसको क्रोमोसोम कहेंगे, अब क्रोमोसोम कंडेंस होगा। समझ रहे हो बात को? क्या कंडेंस होगा? क्रोमोसोम कंडेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पे क्या कंडेंस हो रहा है, पूरे के पूरे प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना। यहाँ पर पे क्या हो रहा है, स्टार्ट। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना या डिसअसेंबल होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में सेंट्रियोल पोल्स की तरफ को मूव करना शुरू कर जाएंगे, मूव करना शुरू करेंगे। और क्या होता है, और हाँ, स्पिंडल फाइबर्स का बनना शुरू होगा, स्पिंडल फाइबर्स का असेंबली, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ते 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 स्पिंडल फाइबर बना देती है। इसका समझना, मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक स्पिंडल फाइबर चाहिए, तो मेरे पास कोई ऐसा लंबा ताकत नहीं है, मेरे पास ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल के छोटे छोटे क्या हैं, टुकड़े। तो मैं क्या करूंगी, एक माइक्रोट्यूब्यूल के पीछे दूसरा जोड़ दूंगी, दूसरे के पीछे तीसरा जोड़ दूंगी, ऐसे जोड़ते जोड़ते एक लंबा क्या बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर। समझ रहे हो? ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है, सब अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होगा, ऑर्गेनेल डिसअपियर, क्रोमोसोम कंडेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेंट्रियोल प्रेजेंट हो जाएंगे, पोल्स पे पहुंच जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली हो जाएगी। एंड 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 लगा देंगे सबके पीछे। ठीक है, अब एक बात पे इस यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम अर्ली प्रोफेज का जब हम फोटो बनाते हैं तो हम मेम्ब्रेन को ऐसा बनाते हैं, जैसे मान लो ये पूरी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर से क्या होगी, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके टूट रही होगी, तो ये क्या होगा, अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज की जब भी तुम फोटो देखोगे तो तुम क्या देखोगे ना, ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही कम बची हुई होगी। अब तुम कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, अभी आप थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन क्यों बना रहे हो, डिसअपियर ही कर दो सीधे। थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जब तक, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, रास्ता तो बीच में कोई है नहीं कि मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी फिर मेटाफेज शुरू होगा। तो ये एकदम ऐसा ट्रांजिशन है, मेम्ब्रेन है, प्रोफेज खत्म हो गई, मेटाफेज। समझ रहे हो? प्रोफेज के एंड पर मेम्ब्रेन पूरी खत्म हो जाएगी और मेटाफेज शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब ये जस्ट खत्म ही हो रही है, कुछ मिली सेकेंड का टाइम भी नहीं है, ये खत्म हो जाएगी और फिर मेटाफेज शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रोफेज के एंड में हल्की फुल्की मेम्ब्रेन दिखाई जाती है। तुम्हारी बुक ने भी हल्की फुल्की मेम्ब्रेन दिखा रखी है, देखो लेट प्रोफेज में तोड़ रखी है और थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखा रखा है।